तो आपको मैं बता दूं, जो भारत में इस टाइम जो धूम कर रही हैं हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, तो उनमें बड़े गर्व के साथ मैं कहूंगा कि आज हमारे साथ जो सुप्रिया गिरधर मैडम हैं, वो और उनकी फैमिली में मुझे पता चला कि मैडम की फैमिली में 3-3, 4-4 अचीवर हैं। वो अपनी स्टोरी में शायद शेयर करेंगी। आज का तो जो है ना की स्पीकर वो हैं, तो वो सारी बातें वो जो करेंगी हमारे लिए वो बड़ा आशीर्वाद रहेगा। तो आज आपको देखना है कि ये कौन सी बेटी है, सुप्रिया नाम की ये बेटी कैसी है, जिसने इस प्लेटफॉर्म पर समाज सेवा भी की है, कर रही है, और इतनी कम एज। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आरसीएम मिलना नसीब की बात नहीं है, आरसीएम समझ में आना नसीब की बात है। आरसीएम के अंदर आना बड़ी बात नहीं है, आरसीएम अपने अंदर आना बड़ी बात है। और वो वाला उदाहरण, वो वाला एग्जाम्पल आज सुप्रिया बनी हुई है। अभी मैं जब बात कर रहा था तो बहुत सारों ने कहा कि अरे हमने तो मैडम को यूट्यूब पर भी सुना है, बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छी सर्विस दे रही हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आरसीएम की जो सबसे बड़ी पिन है, उस बड़ी पिन पर कम एज में हम इनको देख पाएंगे। ऐसी हमारी दुआ है, हमारा आशीर्वाद है ऐसी सभी माँ बहन बेटियों के लिए। और मैं भी एसएस कादरी, फाउंडर स्टार एमराल्ड, उदगीर डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र से हूं। मैं आप में से कुछ साथी पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरी अपलाइन में आते हैं स्टार पर्ल मिस्टर उल्लास हेगड़े, और बड़ी अपलाइन में आते हैं रमेश जी जैन, रूबी नांदेड़, और उनसे बड़ी अपलाइन आते हैं दीपक बाफना सर मुंबई। ये सारी मेरी अपलाइन है, दिनेश जी चौधरी, मुकेश जी कोठारी, बाकी सभी एलओएस। तो चलिए लोग, हाँ देखिए अभी फुल हो गया, यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर सारे लोगों को आप मैसेज कर दें, मैं यही देखना चाह रहा था। तो मैं अभी समय ना गंवाते हुए 9 हो रहे हैं, मैं बहुत ही सम्मान के साथ आज सबके लिए उनकी बात, उनकी स्टोरी, उनका अनुभव, उनकी तैयारी, उनकी अपनी शैली, इसमें वो बताएंगे। तो हम सब इनवाइट करते हैं मुस्कान के साथ, डिजिटल मुस्कान के साथ, और हार्टली वेलकम मैं करता हूं सुप्रिया गिरधर मैडम को, जो हमारी एक बहन है, हमारी एक बेटी हैं, जिन पर हमको गर्व है। सुप्रिया जी प्लीज हम सबको गाइड करें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके बहुत इतने ज्यादा प्यार सम्मान के लिए, पूरी टीम के सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और मैं डायमंड सिटी जींद से बिलोंग करती हूँ, और लगभग 1 साल पहले मेरी शादी, और अभी मैं फिलहाल गुरुग्राम में रहती हूँ। और आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगी कि हम सभी ने ये सुना है कि मानव जीवन जो है वो भाग्य से मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है, मानव जीवन भाग्य से मिलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस जो है वो सौभाग्य से मिलता है। तो आरसीएम बिजनेस मिलना अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब कि हमें ये बिजनेस मिला है, एटलीस्ट हम इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं। और मेरी ये दिली तमन्ना है कि जो मुझे मिला है इस बिजनेस से, इस सिस्टम से जो मुझे मिला है, वो आपको भी जरूर मिले, और मुझसे भी पहले मिले, मुझसे भी जल्दी मिले। क्योंकि अक्सर हम अपने अपलाइन से सुनते हैं कि हम आज जो हम आरसीएम में जो बड़े अचीवर्स को देखते हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि वो टाइम बहुत अच्छा था जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अरे वो तो बढ़िया टाइम था, आज तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। जबकि अगर हम ये देखें कि आज इस बिजनेस को करने का आज जो मौका है, जो एक सुनहरा टाइम, सुनहरा वक्त जो आज है इस बिजनेस को करने का, वो वक्त आज से पहले कभी भी नहीं था। ना सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ आरसीएम बिजनेस के लिए, बल्कि भारत के लिए भी बहुत अच्छा मौका, आज ही वो अच्छा टाइम है इस बिजनेस को करने का। तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, इस बिजनेस में लगातार इसी तरीके से बने रहिए। अपनी जो अपलाइन है उनकी गाइडलाइंस को आप फॉलो करते रहिए। अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी मैंने इस बिजनेस की शुरुआत क्यों की। क्या शुरुआत से ही मैं इस बिजनेस के लिए इतनी पॉजिटिव थी जितनी अब आपको दिखाई दे रही हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं इतनी ज्यादा नेगेटिव थी, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा नेगेटिव इस दुनिया में कोई नहीं होगा इस बिजनेस को लेकर, जितनी ज्यादा मैं नेगेटिव थी।
मुझे लगता है कि अगर मैं बदल सकती हूँ तो कोई भी बदल सकता है। अगर मुझे ये बिजनेस समझ में आ सकता है तो किसी को भी आ सकता है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत आसान है। बस जरूरत है हमें थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की। तो आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कैसे मैंने इस बिजनेस को कैसे समझा। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि मैंने एमएससी बीएड की है, एमएससी मैथमेटिक्स और बीएड। और किसी को भी मैं अगर ये बताती हूँ, जो लोग आरसीएम के बाहर के हैं उनको मैं अगर ये बताती हूँ कि मैंने एमएससी बीएड की है, तो मुझसे उनका पहला सवाल यही होता है कि आप तो टीचर होंगे, आप तो टीच करते होंगे कहीं ना कहीं। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं नहीं, मैं टीच नहीं करती हूँ, मुझे टीचिंग करने का कोई शौक भी नहीं है। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं वही कहानी अपनी बताने वाली हूँ कि जैसे ही मैंने 12th पास किया, तो उसके बाद 12th मैंने नॉन मेडिकल से किया, और उसके बाद मेरे जो क्लास के दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये बोला कि हम तो बीएससी करने वाले हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं थी कि बीएससी करने से क्या होगा। तो मैंने भी वही भेड़ चाल जिसको बोलते हैं ना, मैंने भी उसी भेड़ चाल में बीएससी कर ली। और जब बीएससी पास आउट करने वाले थे तो उस टाइम पे दोस्तों ने बोला कि हम तो एमएससी करेंगे, तो मैंने भी उनके साथ साथ लग के उसी भेड़ चाल में एमएससी कर ली। और फिर एमएससी वाले दोस्तों के साथ साथ उसी भेड़ चाल में मैंने बीएड कर ली। और जब बात आई कि जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी नौकरी हमें मिल जाए, और मैं भी उन्हीं में से एक थी। मैं भी यही चाहती थी कि मुझे भी अच्छी नौकरी मिल जाए, बस 20-25 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मेरी जिंदगी में आराम ही आराम होगा, मुझे ऐसा लगता था। और जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ। आज मेरे पापा जी भी इस मीटिंग में ही बैठे हुए हैं, वो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो भी इसी मीटिंग में हैं। तो मैंने अपने पापा जी को बोला कि मैं इस बिजनेस मैं जॉब करना चाहती हूँ। और जब पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे तो टीचर बनना है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से मेरी टीचर वाली पढ़ाई है, तो मैं टीचर ही बन सकती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन टीचर बनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ये चीज मुझे बाद में पता चली कि मुझे टीचर की ही जॉब करनी पड़ेगी। और जब मैंने टीचिंग के लिए मना किया तो मैं अपना जो मेरा सीवी है उसको उठा के मैं घूमती रहती थी जगह जगह कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। लेकिन जहाँ पे भी मैं जाती थी वो लोग मुझे बोलते थे कि अरे आपने तो एमएससी बीएड की है, बहुत कम लोग एमएससी बीएड करते हैं, वो भी मैथमेटिक्स से, तो आपको तो टीचर बनना चाहिए। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे टीचर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे खुद पे ही गुस्सा आता था कि मैंने क्यों एमएससी कर ली, मैंने क्यों बीएड कर ली, क्यों मैंने कुछ और नहीं किया जिससे मुझे कोई और जॉब मिल सके। इससे ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि बचपन से ही मेरा कोई गोल सेट नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ये चीजें मुझे आज समझ में आती है कि अगर मेरा गोल सेट होता तो शायद मैं अपनी मनचाही जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं कर लेती, लेकिन मैंने एमएससी बीएड की क्योंकि मेरा कोई गोल नहीं था। यहाँ से हम सभी यही बात सीख सकते हैं कि चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, या फिर हमारी डेली लाइफ हो, हमारे पास कोई ना कोई गोल होना जरूरी है। अगर हमें आगे का क्लियर नहीं होगा, अगर हमें फ्यूचर का क्लियर नहीं होगा कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, तब तक हम ये समझे कि भेड़ चाल में अंधाधुंध ही चलते जा रहे हैं, हम कुछ ज्यादा सा वहां से हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसा मुझे नहीं पता था तो मैं भी अंधाधुंध भेड़ चाल में चल रही थी, जैसा दोस्तों ने बोला वैसा कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं जगह जगह पर जहां मैं जॉब करना चाहती थी, जैसे कि बैंक में जॉब करना मुझे अच्छा लगता था, वो मेरा इंटरेस्ट था, वहां पर मुझे जॉब मिलती नहीं थी क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन दूसरी थी। तो थक हार कर मैं बैठ गई। और फिर एक दिन मेरे पापा जी को मैंने बोला कि मुझे जॉब करनी है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। तो मेरे पापा टाइम पर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया हुआ था और थोड़ी सी उनको नॉलेज भी थी उसकी, क्योंकि वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते थे, तो उनका विजन थोड़ा क्लियर था। तो मेरे पापा ने बोला कि क्यों जॉब के पीछे क्यों दौड़ना, 15-20 हजार की नौकरी के पीछे क्यों दौड़ना, कुछ ऐसा काम करो ना कि तुम लोगों को नौकरी देने वाले या लोगों को एक रोजगार देने वाले बन सको। तो मुझे लगता था अरे ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। उन्होंने बोला कि हाँ होता है। उन्होंने मुझे आरसीएम का प्लान दिखाया, तो आरसीएम का प्लान जो है वो मैंने देखा, मुझे ठीक लगा। लेकिन जब मुझे पता लगा कि काम क्या करना है
जब मुझे पता लगा कि हल्दी, नमक, मिर्ची, साबुन, शैम्पू, क्रीम पेस्ट, चाय, अगरबत्ती, तेल, धनिया सब बेचना पड़ेगा, तो उस टाइम पर मेरी जो ईगो थी, मेरी जो डिग्री थी ना, वो बीच में आ रही थी कि अरे मैंने तो MSc B.Ed की है, मैं साबुन शैम्पू बेचने का काम करूंगी क्या? मुझे नहीं करना ये बिजनेस। तो मैंने साफ अपने पापा जी को मना कर दिया। फिर उसके बाद आखिरी में तंग होके मुझे एक स्कूल में ही टीचर बनने के लिए जाना पड़ा। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वहां इंटरव्यू देने जाना पड़ा और मैं वहां चली गई। मैंने वहां इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हो गया और उन्होंने मुझे बोला कि आप कल से आ जाना। तो अगले दिन जब मैं गई स्कूल में, उस स्कूल को मैंने जब ज्वाइन किया, तो उसके बाद वहां पर जब मैं पहुंची तो वहां पर बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, टेस्ट चल रहे थे, तो वहां पर क्लास नहीं लग रही थी, मतलब पढ़ाने के लिए क्लास नहीं लग रही थी। तो मेरे जो वहां टीचर थे उन्होंने बोला कि क्लास नहीं लगेगी, आप ऐसा करो, आप रिसेप्शन पे जाकर बैठ जाओ। तो मैंने बोला कि मुझे तो रिसेप्शन पे मुझे तो स्कूल का कुछ पता ही नहीं है, मैं तो पहले दिन आई हूँ, रिसेप्शन पे फ्रंट डेस्क पे बैठकर मैं क्या करूंगी, मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है स्कूल के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठना है, कोई भी आए तो उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जाने देना है, आप पहले अंदर से परमिशन लेके फिर उनको भेज देना। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं कर सकती हूँ। और जैसे ही मैं बैठी, 5 मिनट ही बीते सिर्फ, वहां पर एक पहला इंसान आया जो कि सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में जाने लगा। अब मेरी ड्यूटी ये थी कि उसको रोकना है, पूछना है, फिर अंदर जाने देना है, और मैंने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। और जैसे ही मैंने पूछा, सर आप कौन, आपको किससे मिलना है, जो कि मेरी ड्यूटी थी, तो उस व्यक्ति ने सामने से बहुत ही रूड तरीके से मुझे जवाब दिया कि तू जानती नहीं है क्या मैं कौन हूं, तू नई आई है क्या इस स्कूल में, ऐसा उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि ऐसे थोड़ी ना कोई किसी टीचर से बात कर सकता है, कम से कम बोलने की तो अक्ल होनी चाहिए, बोलने की तो सेंस होनी चाहिए ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला हाँ मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने बोला कि मैं इस स्कूल का मालिक हूँ। तो मुझे एक बार तो मुझे लगा कि अरे मालिक को कहाँ रोक दिया कि ये किससे पंगा ले लिया। लेकिन दूसरे ही पल मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे नहीं करनी ये नौकरी, क्योंकि पहली बात ये कि मैं बिना मन के वहां पर गई थी, मेरा कोई मन नहीं था स्कूल में नौकरी करने का। मैंने पहले ही बोला कि मुझे वहां इंटरव्यू देने जाना पड़ा, मेरा मन नहीं था, लेकिन मुझे धक्के से जाना पड़ा था। मतलब मैं वो नौकरी कर तो रही थी, लेकिन मैं बेमने मन से ही कर रही थी। और पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद तो मैंने पूरा मन बना लिया कि मुझे ये जॉब नहीं करनी। और उसी टाइम मैं अपना बैग उठाकर अपने घर पर वापस आ गई, और घर पे आकर मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी कल से वहां पर, मुझे जॉब नहीं करनी। तो अब मेरे पापा को बहुत अच्छा मौका मिला कहते हैं ना कि जब लोहा गरम गरम होता है ना, तो उसके ऊपर हथौड़ा, जैसे ही हथौड़ा मारो वैसे ही वो शेप ले लेता है। तो ये मामला जो था गरम गरम था, तो मेरे पापा को बहुत अच्छा मौका मिला। उन्होंने मुझे कहा, मैंने तो कहा ही था कि क्या जरूरत है 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने की, कुछ ऐसा काम करो ना कि तुम लोगों को नौकरी देने वाले बनो। अब मुझे गुस्सा तो पहले ही आया हुआ था, तो मैंने अपने पापा के ऊपर फिर जोर से बोला कि मुझे नहीं करना आपका बिजनेस। तो मेरे पापा ने फिर, अभी मामला बहुत गरम गरम था, और मेरे पापा ने तुरंत दिमाग लगा के, और जैसे कि हम बोलते हैं ना इस बिजनेस में कि थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे पापा ने तुरंत दिमाग लगा के उसी दिन शाम को हमारे अपलाइन को घर पे बुला लिया। उनको ये लगा कि अब ये मेरी बात तो मान नहीं रही है, मुझे तो गुस्से में बोलती है, लेकिन अपलाइन के सामने थोड़ी ना गुस्सा करेगी, किसी थर्ड पर्सन के सामने तो गुस्सा करेगी नहीं। तो उन्होंने तुरंत मेरी अपलाइन को बुलाया। अपलाइन को बुलाने के बाद अपलाइन ने मुझे प्लान दिखाया। अंदर से तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया था कि थोड़े संस्कार भी मुझे दिए थे, अच्छे संस्कार दिए थे कि किसी के सामने गुस्सा नहीं करना है, किसी के सामने ऐसा बिहेव नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, सब मुझे सिखा रखा था पहले से ही। अब मुझे अंदर से तो गुस्सा था, लेकिन बाहर मैं उस गुस्से को जाहिर नहीं कर सकती थी। और जैसे ही मेरी अपलाइन ने मुझे थोड़ा और ठीक ढंग से प्लान दिखाया और मुझे 1-2 किताबें दी पढ़ने के लिए, वो किताबें आज भी मेरे पास हैं, जिसमें से एक बुक थी 21वीं सदी का व्यवसाय, और एक और बुक थी रिच डैड पुअर डैड। ये दोनों बुक्स मेरे पास आज भी रखी हुई हैं, जो कि मेरे अपलाइन ने मुझे दी और मुझे बोला कि आप पढ़े लिखे हैं,
प्लान दिखाने के बाद बताया कि आप पढ़े लिखे हैं, आप गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मुझे वहां से थोड़ा थोड़ा प्लान समझ में आया। बुक पढ़ने के लिए बोला, मैंने थोड़ी सी पढ़ी, थोड़ी सी नहीं पढ़ी, और लेकिन बैठे बैठे मैंने वीडियोस देखा कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। वहां से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि जिसको मैं हल्दी नमक मिर्च बेचने का बिजनेस समझ रही हूँ वो एक्चुअल में सपने पूरे करने का बिजनेस है। वहां से मेरी आंखें खुल गई और उसके बाद मैं अपनी अच्छी किस्मत समझूं या भगवान ने मेरे लिए एक जो खेल रचा वो समझूं कि उसके बाद तुरंत ही लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में हमारे पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, हम सब अपने अपने घरों में बंद थे, सारी दुकानें बंद थी, सब कुछ, यहाँ तक कि मंदिर तक भी बंद थे। हम लोग अपने घर से बाहर जा ही नहीं सकते थे। और जो पहला लॉकडाउन था वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, हम कहीं भी नहीं जा सकते थे, अगर जा भी सकते थे तो डर के मारे नहीं जाते थे कि कहीं हम बाहर चले जाए और हमें कोरोना मार ना दे, इसलिए हम कहीं जाते नहीं थे, घर बैठे बैठे। और एक चीज और भी हुई कि जो ये मीटिंग्स थी ये इस तरीके से जूम पर मीटिंग होना स्टार्ट हो गया था। तो जूम मीटिंग्स जो है वो मेरे पापा ने फिर मुझे खुद एक दो बार फॉलो अप लिया, बट मैंने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है देख लेंगे, जब करना होगा मैं कर लूंगी अपने आप इस बिजनेस को, ऐसा मैंने बोला। ज्यादा अच्छा, वो कहते हैं ना कि ज्यादा अच्छा भाव नहीं दिया। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे जूम मीटिंग का लिंक भेजा मेरे व्हाट्सएप पर और मुझे बोला कि ये मीटिंग चल रही है, टाइम हो तो इसको देख लेना। अब घर पे बैठे थे, लॉकडाउन था, कुछ काम धाम था नहीं करने के लिए, तो मैंने ऐसे ही जूम मीटिंग के लिंक पर क्लिक किया और सामने मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह मैं बोल रही हूँ ऐसे ही एक मैडम बोल रही थी सामने, और उस मैडम ने जो बातें बोली, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं गौर से सुनना, जितने जेंट्स बैठे हैं आप भी ध्यान से सुन सकते हैं, आपके भी काम आने वाली बात है। ऐसे ही एक मैडम बोल रही थी जैसे मैं बोल रही हूँ, और वो मैडम की जो 2 लाइनें थी उन लाइनों ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और उस पहली जूम मीटिंग से आज मैं आपके सामने हूँ। इतना बड़ा चेंज जो है वो मेरा उन लाइन्स की वजह से आया। वो ये था, उस मैडम ने ये बोला कि हम लड़कियां या महिलाएं, जब हम बेटी होती है तो हमें अपने पिता के नाम से जाना जाता है, जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें अपने पति के नाम से जाना जाता है, और जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमें अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है। हमारी खुद की पहचान कहाँ है? क्या हमारी खुद की पहचान है? क्या हमें खुद की पहचान मिल सकती है? क्या हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? जितने भी महिलाएं यहाँ पे हैं प्लीज एक बार अपना हाथ ऐसे उठा के दिखाएं। मैं देख पा रही हूँ, मुझे अनिल जी के साथ मैडम दिखाई दे रही है, गबाले कौशल्या जी दिखाई दे रही है। मैम बताइए, हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ना? सुनील जी के साथ मैडम बैठी हुई है, निर्जरा तबस्सुम जी बैठी हुई है, मुझे दिखाई दे रही है। मैम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ना? एकनाथ जी के नाम से मैम जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी लेडी जी, विमला जी दिखाई दे रही है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी हैंड डाउन कर सकती हैं। फातिमा जी हैं, प्रियंका गहलावत जी हैं। ऐसा ही जैसी गुदगुदी आपके मन में हो रही है ना, ऐसी गुदगुदी मेरे मन में भी थी कि हाँ मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, मैं भी अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। और वहां से वो एक मीटिंग थी जिस मीटिंग ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, 180 डिग्री पे घुमा दिया और मेरे दिमाग को बदल दिया। उन्होंने बोला कि जो हमारी पहचान है वो हमें इस बिजनेस से मिल सकती है। तो मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि हाँ मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। कैसे मैं अपनी पहचान को बना सकती हूँ? तो अब इस बिजनेस में क्या होता है ना, जब भी हमें कोई भी दिक्कत आती है ना, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा वो होता है, औजार बोल सकते हैं उसको हम, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है, जहां से हमें जिस तरह अलादीन का चिराग होता है ना, ऐसे गिनतो तो तुरंत जिन प्रकट हो जाता है, उससे कुछ भी पूछो वो आपको तुरंत जवाब देगा, कुछ भी मंगाओ वो तुरंत आपको ला कर देगा। ऐसा ही अलादीन का चिराग जो है हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होता है, और वो होती है हमारी अपलाइन। तो मेरे पास भी मेरा अलादीन का चिराग था। मेरे पास तो 2 अलादीन के चिराग थे, एक मेरे पापा जो कि मेरे अपलाइन थे, और दूसरे अलादीन के चिराग थे मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था। तो ये दोनों अलादीन के चिराग मेरे पास थे। उनसे मैंने पूछा कि इस मैडम ने ये तो बोल दिया कि आप अपनी पहचान बना सकती हो, लेकिन कैसे? तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरे पापा ने मुझे थोड़ा इमोशनल होके, जो कि वो सच में इमोशनल हो गए थे, उन्होंने मुझे अपना सपना बताया
कि जब मैं थोड़ा कुछ साल पहले की बात उन्होंने मुझे बताई, क्योंकि हर व्यक्ति सपने देखता है, उन्होंने भी सपना देखा था, तो उन्होंने मुझे अपना सपना बताया कि जब मैं छोटा था, तो मैं यानी जब मैं जवानी की उम्र में था, तब मैं सपना देखा करता था कि मेरा भी बिजनेस जो है वो पूरे देश में फैले। उनका एक सपना था, जब रिलायंस आया था नया नया, वो पूरे देश में था, तो इनका भी सपना हुआ कि पूरे देश में इनका भी बिजनेस होना चाहिए। तो उन्होंने पता किया कि कुछ सामान की एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर ले ली जाए, जो कि पूरे इंडिया में होती है, या इंडिया में नहीं, कम से कम एक जिले में तो मेरा बिजनेस होना चाहिए। तो उन्होंने पता किया, तो पता लगा कि बहुत सारा पैसा लगता है, लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, आपको एक गोडाउन रखना पड़ेगा, उसका किराया भी देना पड़ेगा, सामान को डिलीवर भी करना पड़ेगा, बहुत सारा काम, और उनके पास लाखों रुपया नहीं था लगाने के लिए। तो उनका जो सपना था, उन्होंने बताया, मेरे पापा ने बताया कि मेरा सपना वहीं दब गया था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बात बताते बताते मेरे पापा की आंखों में आंसू भी आ गए थे। और कोई भी बच्चा अपने पापा की आंखों में, माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। तो वहां से मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ तो जरूर करना, कि मुझे अपने पापा का सपना जरूर पूरा करना है। ऐसा मेरे मन में इसलिए भी आया क्योंकि मैं अपने परिवार में मैं मेरे मम्मी पापा का पहला बच्चा हूँ, सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरे बाद मेरा भाई है जो कि मुझसे 10 साल छोटा है, तो वो बहुत छोटा था और वो उस सपने को पूरा नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा, आंसू पोंछते हुए मैंने अपने पापा के आंसू पोंछते हुए बोला कि पापा आप चिंता मत करो, आपके इस सपने को मैं पूरा करूंगी। और इतना सुनकर मेरे पापा ने मुझे गले लगा लिया। पता मुझे भी नहीं था कि कैसे करना है, और मेरे पापा को भी नहीं पता था कि क्या करना है और कैसे करना है। तो बोलते हैं ना कि जहां चाह वहां राह, जहां इच्छा होती है वहां रास्ते अपने आप ही मिल जाते हैं। थोड़े दिन बीते और मैं और मेरे पापा दोनों अपने इस सपने को थोड़ा भूल सा गए। तो लेकिन अंदर ही अंदर वो इच्छा थी, लेकिन एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था कि करना क्या है और कैसे करना है। और एक सपना मेरा ये भी था, जो उस मैम ने बताया था, कि अपनी पहचान होनी चाहिए, लोग हमारे पेरेंट्स को हमारे नाम से जाने, ना कि हमें हमारे माँ बाप के नाम से जाने। तो ये दोनों सपने जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, मुझे नहीं पता था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये दोनों सपने जुड़े हुए थे। और इच्छा थी इस चीज की कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। वीडियो बनाया, जिस तरह से एक डायरी और एक पेन था, उससे मैंने ऐसे वीडियो प्लान दिखाते हुए का मैंने एक वीडियो बनाया, जिसमें मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो कॉपी और पेन दिखाई दे रहा था। और उस वीडियो को बनाया और देखा कि क्या कमियां हैं। उस वीडियो की प्लान की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और जैसे ही प्लान की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो वो जो वीडियो था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा मन नहीं करता था उसको डिलीट करने का फोन में से, लेकिन फोन के अंदर स्पेस नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे डिलीट करना पड़ेगा। फिर मेरे किसी जानकार ने मुझे बताया कि अगर तुम्हारे फोन में स्पेस नहीं है और वीडियो भी रखना है, तो क्यों ना इसको यूट्यूब पर डाल दो, उससे तुम्हारा फोन का स्पेस भी खाली हो जाएगा और उससे जो है वीडियो है वो भी बचा रहेगा। तो मैंने उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया और फोन में से उसको डिलीट कर दिया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 2 या 3 महीने के बाद एक दिन वैसे ही यूट्यूब खोलकर देखा, क्योंकि उस टाइम हम इतना ज्यादा यूट्यूब यूज नहीं करते थे, ये तो अब हमने करना स्टार्ट किया लॉकडाउन के बाद। तो यूट्यूब वैसे ही ओपन करके देखा, तो मैंने देखा कि उस वीडियो पर 50,000 व्यूज आ चुके थे और बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे कि बहुत अच्छा वीडियो, बहुत लोगों ने तारीफ की हुई थी कि बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है, आप और वीडियो बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो वहां से मेरा एक मुझे भी मोटिवेशन मिला, मुझे भी ये लगा कि चलो मुझे भी वीडियो और बनाने चाहिए। तो मैंने कुछ और वीडियो धीरे धीरे करके वीडियो बनाने शुरू किए। फिर उसमें वहां से लोगों के मुझे फोन आने लग गए। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक पहला जो सपना था कि खुद की पहचान होनी चाहिए, वो कैसे पूरा हुआ। तो जब मुझे फोन आने लगे तो मैंने फोन उठाया, तो मुझे किसी ने बोला कि आप RCM से बोल रहे हैं, हमें आपका प्लान बहुत अच्छा लगता है, आप इसी तरह से वीडियो बनाते रहिए। एक दूसरा फोन आया, उसने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, सेम वही तारीफ उन्होंने भी की। तो एक बार जब वो फोन आया तो वो फोन मेरे पास नहीं था, वो मेरे पापा के पास था। और जब मेरे पापा ने फोन को उठाया तो जो सामने वाला व्यक्ति था वो ये बोला कि आप सुप्रिया गिरधर के पापा बोल रहे हैं।
तो मेरा जो सपना था कि लोग मुझे मेरे पापा के नाम से नहीं बल्कि मेरे पापा को मेरे नाम से जाने, वो सपना मेरा यहाँ से पूरा हुआ। आज भी जब भी कोई कॉल आता है उसको अगर मेरे पापा या मेरी मम्मी या मेरे परिवार से कोई और उठाता है तो वो यही बोलते हैं कि आप सुप्रिया के पापा बोल रहे हैं, या अगर कोई लेडी फोन उठाती है तो ये बोलते हैं आप सुप्रिया की मम्मी बात कर रही है क्या। तो मेरा वो जो सपना था वो यहाँ से इस तरीके से पूरा हुआ। और दूसरा सपना जो है, जो कि मेरे पापा का था कि पूरे इंडिया में बिजनेस होना चाहिए, वो भी इसी तरीके से पूरा हुआ। आज मेरे साथ लगभग पूरे इंडिया से जो टीम है वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। बहुत से मेरे टीम मेंबर्स इस मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये जो सपना था ये भी इस बिजनेस के माध्यम से पूरा हुआ। और इसी तरीके से आपके भी सारे सपने जो हैं इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। आप भी अगर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के माध्यम से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मेरा इस तरीके से जो ये सपना था वो पूरा हुआ। इसके अलावा एक बार एक और फिर जैसे बोलते हैं ना कि ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस में जब हम आ जाते हैं तो हम एक के बाद एक हम अपने सपने बनाना शुरू कर देते हैं, सपने देखना शुरू कर देते हैं, सपनों की लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा एक सपना था कि मुझे इस बिजनेस से नाम भी मिले, मुझे पहचान भी मिले, मुझे शोहरत भी मिले, मुझे हर चीज इस बिजनेस से मिले। आए तो हम पैसे के लिए थे, जैसा कि हर व्यक्ति पैसे के लिए ही इस बिजनेस में आता है, हम भी पैसे के लिए बिजनेस में आए थे। लेकिन आज जो है, आज मकसद कुछ और है। आज कुछ और हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ में दूसरे लोगों को भी बिजनेस मिले, मेरे साथ साथ में दूसरे लोगों को भी रोजगार मिले। जो हमारे देश की कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो हर चीज हर व्यक्ति को मिले। तो मैं भगवान से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि जो हमें मिला है वो आप सभी को जरूर मिले। आप सभी रॉयल्टी तक जाएं, टेक्निकल तक जाएं, आप सभी रूबी स्टार तक जाएं और बड़ी बड़ी टीमों को इसी तरीके से और जल्दी से जल्दी अचीव करते रहें, जो कि आप और मैं हम सब चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जरूरत है लगातार मेहनत करने की। लगातार आपको इस बिजनेस में आगे चलते रहना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस में लगातार बने रहना पड़ेगा, जैसा कि हमने किया। मैंने भी अपनी अपलाइन से सीखा और मैंने भी इन्हीं बातों को फॉलो किया। एक मीटिंग को मैंने अटेंड किया। जैसे ही मैंने उस मैम की मीटिंग को सुना था, उसके बाद जितनी भी मीटिंग आती थी, लॉकडाउन में बहुत सारी मीटिंग आया करती थी, चाहे वो मेरी टीम की हो, चाहे वो किसी दूसरे की टीम की हो, मैं यही काम करती थी कि हर एक मीटिंग को सुनना, उसके नोट्स बनाना, तुरंत साथ साथ ही जो भी बोल रहे हैं उनको मैं नोट किया करती थी, उनको फिर इम्प्लीमेंट किया करती थी। और चलते 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 हमने ईगल की पिन को सबसे पहले अचीव किया था। उसके बाद सीधा ईगल के बाद फिर सीधा रनर, विनर और ये लीडरशिप कुछ भी नहीं, ईगल के बाद सीधा रॉयल्टी की पिन को अचीव किया था। और रॉयल्टी के बाद छोटी रॉयल्टी पहले, फिर उसके बाद बड़ी रॉयल्टी को अचीव किया। और जब बड़ी रॉयल्टी यानी 8% रॉयल्टी को जब अचीव किया था तो एक बार तो हो गया, एक बार 8% रॉयल्टी आ गई थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि टेक्निकल तक को क्वालिफाई करने के लिए हमें 8% रॉयल्टी को 3 बार मेंटेन करना पड़ता है। तो एक बार मैंने रॉयल्टी को कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा आसान लगता है, लेकिन उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जब भरा लॉकडाउन था उस टाइम पर हमने 8% रॉयल्टी को अचीव किया था। और 8% रॉयल्टी जब हमने अचीव की थी तो बहुत शाबाशी भी मिली, बहुत वाहवाही भी हुई है, बहुत से अपलाइन के कॉल भी आए कि अरे वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने लॉकडाउन के अंदर 8% रॉयल्टी को अचीव किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि हम अगर 8% रॉयल्टी की है तो हम उसको मेंटेन करें, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अब एक बार का तो हो चुका है, अब सिर्फ 2 महीने और मेंटेन करना बाकी है। अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर 3 महीने करना पड़ेगा लगभग। इसलिए मैंने ये सोचा कि नहीं, अभी तो साथ साथ ही हो जाएगा, अभी तो हम जोश में भी, अभी तो हमें काम करने का तरीका भी पता है, अभी तो सब पता है, तो हम तो अभी करेंगे। तो मैंने जिद पकड़ ली कि हम तो रॉयल्टी 8% रॉयल्टी को मेंटेन करेंगे ही करेंगे। और बहुत ज्यादा लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन था, सारी दुकानें बंद थी, सारे पिकअप सेंटर्स भी बंद थे, पिकअप सेंटर्स पर भी सामान नहीं मिलता था, सामान मिलता भी था तो बहुत दूर दूर था, लोग जा नहीं पाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिद, अगर जिद पकड़ ली
तो फिर उसको पूरा करना ही करना है। मेरा नेचर थोड़ा ऐसा सा ही था और ये बचपन से ही था। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई बचपन की, जब मैं छोटी सी थी, शायद लगभग 5-6 साल की। तो उस टाइम पर मैंने मेरी पड़ोस के किसी बच्चे को मैंने देखा, उसने जूते पहने हुए थे जो लाइट वाले जूते आते हैं जिसमें लाइट जलती है। ऐसे एक जूते पहने हुए मैंने अपने पड़ोस के किसी बच्चे को देखा और मैंने अपने पापा को बोला रात के टाइम में कि पापा मुझे भी ऐसे जूते पहनने हैं, मुझे भी ऐसे जूते चाहिए। तो दुकानें सारी बंद हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है कल दिला देंगे। तो मैंने बोला कि नहीं पापा मुझे तो आज ही पहनने हैं, मुझे तो आज ही चाहिए, मुझे ये जूते मिलेंगे तो ही मैं सोऊंगी वरना मैं नहीं सोऊंगी, मैं ये जूते पहन के ही सोऊंगी। अब 5-6 साल का बच्चा अगर जिद पर अड़ जाता है तो माँ बाप जो है चाह के भी उसको संभाल नहीं सकते हैं। तो मैं वैसा ही जिद्दी बच्चा थी और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत संभाला और कोशिश की इधर उधर मेरा मन बहलाने की, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने एक ही रट लगा रखी थी कि मुझे लाइट वाले जूते पहनने हैं और वही पहन के मैं सोऊंगी वरना मैं नहीं सोऊंगी। तो मेरे पापा ने इधर उधर देखा, सारी दुकानें बंद थी। तो रात ऐसा समझाते समझाते तक रात के शायद 10-11 बज चुके थे और हमारे वहां की सब दुकानें बंद थी। लेकिन मेरे पापा को ये लगा कि ये तो नहीं मानेगी, इसको तो जूते दिलाने ही पड़ेंगे। तो एक जानकार की दुकान थी, उनको हमने रात को 11-11:30 बजे उनको कॉल किया, उनकी दुकान खुलवाई और वहां से जूता खरीदा और मेरे पापा ने मुझे जूता पहनाया और वो जूता पहन के फिर मैं सोई। तो ऐसा जिद्दीपन मेरे अंदर बचपन से ही था और वो जिद्दीपन जो था मेरा, वो मेरा आरसीएम बिजनेस में काम आया। कैसे आया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार तो 8% रॉयल्टी हो गई, लेकिन दोबारा जब करनी थी तो मेरी जिद हो गई कि 8% रॉयल्टी को करना ही करना है। तो मेरे पापा ने भी मुझे मना किया, अपलाइन ने भी बोला कि 8% रॉयल्टी दोबारा मेंटेन नहीं हो पाएगी क्योंकि लॉकडाउन है। मेरे पापा ने भी हालात देखकर मुझे मना किया कि नहीं हो पाएगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जिद है, करना है तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके हमने जो दूसरा महीना था उसमें 8% रॉयल्टी को मेंटेन किया। अब बारी आई तीसरे महीने 8% रॉयल्टी को मेंटेन करने की। तो तब मेरे पापा ने फिर से बोला कि तू पागल हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी नहीं हो पाएगा, अभी तो हमारी टीम में भी ज्यादा वो नहीं है, सब जगह लॉकडाउन है, सब पिकअप सेंटर बंद है। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे जो अपलाइंस थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया था कि तुम तो पागल है, ये तो हो ही नहीं सकता, आपने तो महीना ही गलत चुन लिया, आप लॉकडाउन में कैसे मेंटेन कर लोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गणपत जी आपकी बेटी तो पागल हो गई है। सर ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती थी और लेकिन मुझ पर किसी की बात का असर नहीं होता था क्योंकि मैं बचपन से ही जिद्दी थी। और मेरे पापा ने भी मुझे बोल दिया कि तू तो पागल है। कभी तो मेरे पापा गुस्सा करने लग जाते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, तू तो पागल है, तेरा तो दिमाग खराब है। कभी मेरे साथ ही लग जाते थे, कभी मेरे साथ लग के कॉल्स करना शुरू कर देते थे। तो उनका मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो टीम के लोग थे, वो बोलते थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आपने तो गलत महीना चूज कर लिया, आपसे ये हो नहीं पाएगा। तो अभी जब तीसरा महीना था तो लगभग जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 8% रॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए हमें 3.5 लाख और 3.5 लाख बिजनेस यानी टोटल 7 लाख बिजनेस की जरूरत होती है। तो पहले 10 दिन बीत चुके थे और 10 दिन के अंदर हमारा जो बिजनेस था लगभग टोटल 3.5 लाख तक ही पहुंचा था। अब 20 तारीख तक का जो टाइम था उसमें कभी मेरे पापा हाँ करते थे, कभी ना करते थे, कभी साथ में ही लग जाते थे, कभी मना कर देते थे कि नहीं होगा। लेकिन मैं एक ही जिद पर अड़ी हुई थी कि करना है तो करना है, अचीव करना है, मेंटेन करना है तो करना है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि 2 महीने कर चुकी हूँ, आधा महीना ये निकल चुका है, सिर्फ 15 दिन की मेहनत है, अगर मैं कर लूं, वरना मुझे ये पूरा 3 महीने तक दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए लगभग 20 तारीख हो चुकी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 20 तारीख तक हमारा जो बिजनेस था वो 5 लाख तक पहुंच गया था। तो मेरे पापा को भी थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत मिलना शुरू हुआ कि अगर 5 लाख हो गया तो चलो 8 लाख तक तो पहुंच ही सकता है। 8 लाख मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 7 लाख हमें चाहिए होता है। 50-50 हजार का मार्जिन भी हम लोग अगर दोनों लेग में रखें, जो कि हम हमेशा रखते हैं और वो जरूरी भी है, तो वो हमने रख के टोटल सोचा कि 8 लाख होना चाहिए। अब 5 लाख तक बिजनेस पहुंच चुका था। अब डेट आई
शायद 28-29 तारीख हो चुकी थी और हमारा जो बिजनेस था 1.5 लाख कम था, यानी कि 6.5 लाख बिजनेस 28 तारीख तक हो चुका था। मेरे पापा को भी हिम्मत मिली। उसके बाद सर आखिरी के जो 2-3 दिन थे ना, वो दिन मुझे आज भी याद है। आखिरी के उन 2-3 दिनों में हम क्या करते थे, वैसे तो मेरा तो रोज का यही काम था कि मैं तो सुबह उठती थी और एक टेबल लेके और एक चेयर लेके उस पर बैठ जाती थी और कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मेरा यही काम था पूरा दिन, मैं कॉल पे कॉल करती रहती। तो अब आखिरी के जब 2 दिन थे, मैंने जैसे बताया मेरे घर में 4 मेंबर हैं, मैं, मम्मी, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई जो कि मुझसे 10 साल। हम चारों लोग घर में अलग अलग जगह पर टेबल चेयर लेकर बैठ गए और पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम चारों लोग यही काम कर रहे थे, कॉल 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 कॉल। सभी पूरी टीम को कॉल कर करके बोल रहे थे, सर ये पिकअप सेंटर खुला है, यहाँ से सामान ले आइए। फिर वो बोलते थे नहीं मैडम ये खुला नहीं है, ये बंद हो गया है। फिर हम तुरंत पिकअप सेंटर की लिस्ट ढूंढते थे, फिर उसको दूसरे पिकअप सेंटर पर भेजते थे, सर वहां से सामान ले आइए। आखिरी के 3 दिन हमने यही काम किया, जितनी ज्यादा हो सके हमने कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। हमें सर ना खाने का पता था आखिरी के 3 दिनों में, ना नहाने का पता था, ना पीने का पता था, कुछ भी नहीं पता था। हमारे दिमाग के ऊपर सिर्फ एक ही बात थी कि हमें 8% रॉयल्टी को मेंटेन करना है तो करना है, टेक्निकल क्वालिफाई करना है तो करना है। हमने खाने पीने के लिए, जैसे हमारा घर में पिकअप सेंटर था तो पिकअप सेंटर में हर चीज होती है, हमने बिस्किट, एनर्जी ड्रिंक और भुजिया, सोन पपड़ी, जितनी भी ये तुरंत खाने वाली चीजें थी, ये सब हमने लाके अपने पास में रख ली। जब भी भूख लगी तो बिस्किट का पैकेट खोला, बिस्कुट खाते जा रहे हैं और कॉल करते जा रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते जा रहे हैं और कॉल करते जा रहे हैं। इसी तरीके से सर हमने आखिरी के दिन में हमने 1.5 लाख पीवी बिजनेस वॉल्यूम, जिसको तब बीवी बोलते थे, 1.5 लाख बीवी हमने किया आखिरी के एक दिन में। सर लोग पूरे महीने में 1.5 लाख पीवी नहीं कर सकते हैं, उनके पसीने निकल जाते हैं, और हमने आखिरी के दिन में 1.5 लाख पीवी किया। इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एक आग थी, एक जिद थी उस काम को करने की। हमने नहीं परवाह की अपनी सेहत की, क्योंकि हमें पता था कि चलो रोटी नहीं खा रहे हैं कोई बात नहीं। हमने आरसीएम की मीटिंग अटेंड की थी, बहुत सारी मीटिंग तब तक मैं अटेंड कर चुकी थी न्यूट्री चार्ज की भी। चलो खाना नहीं खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन पानी में या दूध में मिक्स करो, टेबलेट खाओ, प्रोटीन पियो और बैठे रहो, बिस्किट खाओ और बैठे रहो, भुजिया खाओ, एनर्जी ड्रिंक पियो और बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें इस चीज की तसल्ली थी, अगर हम 3 दिन रोटी नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छी चीजें पहले ही खा रहे हैं। और एक ही काम हमने पूरा दिन रात लगे रहे, चारों लोग एक ही काम किया, कॉल 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 कॉल। और उस पूरे लॉकडाउन के अंदर, जब पूरा लॉकडाउन था, लोग बाहर निकलते थे, हम जिसको भी कॉल करते थे ना, तो वो लोग यही बोलते थे कि नहीं मैडम हम नहीं जाएंगे, पुलिस वाले डंडे मारते हैं। फिर हमको ये समझाकर बोलते थे कि सर पुलिस वाले डंडे नहीं मारेंगे, ये राशन का सामान है, क्योंकि राशन के लिए तो खुला था, आप थैला लेकर जाओ। अब उनको बोलो कि मैं राशन लेने जा रहा हूँ, और आते हुए उनको दिखा के दिया ना कि देखो ये हल्दी का पैकेट, ये मिर्च का पैकेट, ये मैं राशन लेके आया हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने लोगों को मनाकर, समझाकर, बुझाकर, हर तरीके से लोगों को पिकअप सेंटर्स तक पहुंचाया, सामान दिलवाया, टारगेट्स पूरे करवाए। किस तरीके से हमने टारगेट्स को पूरा करवाया, और ये आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको समझें। और कंपनी का भी आजकल इसी पर ज्यादा फोकस है, नीचे से शुरुआत करें। आपकी जैसे मान लीजिए 2 लेग हैं, एक लेग में या दूसरी लेग, किसी भी लेग में आप नीचे से शुरुआत करें। जहां पर पिछले महीने में 5000 बिजनेस वॉल्यूम था जिस व्यक्ति का, उसको किस तरीके से इस महीने में बिगिनर तक पहुंचाया जा सकता है, या उसके नीचे किस तरीके से 15000 पीवी किया जा सकता है, ताकि 5000 को खुद करके और बिगिनर की लेवल को अचीव कर ले। जैसे ही वो व्यक्ति बिगिनर को अचीव किया, यानी 20000 पीवी आया, उसके ऊपर वाला व्यक्ति जो है वो बिगिनर के लिए क्वालिफाई हो गया। उसको कॉल करें, उसको बोले सर 5000 पीवी आप अपना और अपनी बी लेग मिलाकर अगर करते हैं तो आप बिगिनर क्वालिफाई कर लेंगे।
उससे ये फायदे होंगे, इतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप अगर सेलिब्रेशन करते हैं तो उनको सेलिब्रेशन के बारे में बताइए। तो इस तरीके से वो बिगनर, एक बिगनर के ऊपर दूसरा बिगनर तैयार हो गया, टोटल पीवी हो गया 25,000। उसके ऊपर अगर तीसरा बिगनर और तैयार हो जाए, टोटल पीवी हो गया 30,000। अब 30,000 के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग स्टार्टर के लिए क्वालिफाई कर गए। उनको आप अब 10,000 के बारे में बताइए, 5,000 के बारे में भी बताइए कि आप 5 कर लें तो आप बिगनर हो जाएंगे, 10 कर ले तो आप स्टार्टर हो जाएंगे, आपका ये फायदा होगा। इस तरीके से आप बिगनर 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 स्टार्टर ओपनर ईगल रनर विनर बिगनर स्टार्टर ओपन, इस तरीके से अपनी टीम में जितनी ज्यादा हो सके आप अचीवमेंट्स करवाइए, और आपके लेवल, आपका टारगेट कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं अपनी दोनों लेग पर। बिगिनर्स की संख्या को बढ़ाइए। सर आदरणीय बीसी छाबड़ा जी अपनी बातों में, अपने मीटिंग्स में हमेशा बोलते हैं छोटी छोटी बूंदों से बाढ़ आती है। सारे देश, सारे शहर के नल खोल दिए जाएं तो बाढ़ नहीं आ सकती, लेकिन बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो है वो बाढ़ लेकर आ सकती हैं, और ये प्रैक्टिकल चीज है, हम सब देख चुके हैं। तो बिगनर जो है वही छोटी छोटी बूंदों की बाढ़ है, जो कि छोटी छोटी बूंदें अगर मिल जाए, बिगनर 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 मिल जाए, तो आपके बड़े मुकाम को हासिल करने में वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। और उन्हीं छोटे छोटे बिगनर्स को हमेशा सेलिब्रेट कीजिए। अपनी जो आपकी ये डेली मीटिंग होती है, इस मीटिंग में हर रोज हर महीने जितने भी अचीवर्स हुए उनका सेलिब्रेशन करें, जो कि आई थिंक आप पहले से ही करते हैं। उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से करें, उसको ज्यादा प्रमोट करें, उसके बारे में दूसरे लोगों को बताएं। तो इस तरीके से आप अपने लेवल्स को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी कंपनी के जो कंसिस्टेंसी ऑफर आया हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाएं। अपनी टीम के लोगों की लिस्ट निकालें, अपने अपलाइन से लिस्ट मंगवाएं, सभी को कॉल करें। अगर आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 प्लान डेली दिखाएं। अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो फिर तो अनगिनत आपको काम करने की जरूरत है। फिर बिना गिनती के मीटिंग्स करें, बिना गिनती के प्लान दिखाएं। अगर फुल टाइम आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो जैसे हम जॉब में 8 घंटे का टाइम देते हैं, 10 घंटे का टाइम देते हैं, 12-12 घंटे का भी टाइम देते हैं। बहुत सी जॉब ऐसी है सुबह 8 बजे शुरू होती है, रात के 8 बजे तक रहती है। 12-12 घंटे का अगर हम अपनी जॉब को टाइम दे रहे हैं, वैसा ही फुल टाइम आपको इस बिजनेस में देना होगा। सर गारंटी के साथ कह सकती हूँ 1 साल के अंदर अंदर टेक्निकल अचीवर हो सकते हैं। यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाना बहुत आसान है, बशर्ते आप अच्छे तरीके से इसको सीख जाएं और सीखने के बाद इसको फॉलो करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक ही छत के नीचे हर चीज, पूरा पैकेज, मैं तो ये बोलूंगी कि एक ही छत के नीचे आपको पूरा पैकेज मिल रहा है। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा आपको यहाँ सब मिलेगा, अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिलेगा, अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिलेगा, अगर मनी फ्रीडम चाहिए तो वो यहाँ से मिलेगा, अगर आपको नाम चाहिए, पहचान चाहिए, शोहरत चाहिए, हर चीज आपको इस बिजनेस से मिलने वाली है, बशर्ते आप इसके लिए मर मिटने को तैयार हो जाएं। अगर आप इसके लिए मर मिटने को तैयार हैं तो ये बिजनेस आपको बाहें फैलाकर आपके लिए सामने खड़ा है, आपको बुला रहे हैं कि आओ। ये बिजनेस आपकी उम्र नहीं देखता, ये बिजनेस आपकी क्लास नहीं देखता, ये बिजनेस आपका जात पात नहीं देखता, रंग रूप नहीं देखता, लंबा ऊंचा नहीं देखता, छोटा नाटा नहीं देखता, ये बिजनेस कुछ नहीं देखता। ये बिजनेस सिर्फ ये देखता है कि क्या आपके सपने हैं। पहली चीज ये बिजनेस देखता है कि क्या आपके सपने हैं, और दूसरी चीज ये देखता है कि क्या आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। अगर हैं तो ये बिजनेस बाहें फैलाकर खड़ा है, आप कामयाबी के बहुत नजदीक हैं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। मेरी बातें अगर किसी साथी को बुरी लगी हो तो मैं उससे माफी चाहूंगी, और मैं सिर्फ आखिरी में आप सभी के लिए भगवान से एक बार फिर से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी साथियों ने इतने लेट तक मेरी बातों को सुना और ध्यान से सुना, उन सभी को भगवान बहुत जल्दी रूबी स्टार पर लेकर जाए।
तो ही नमस्कार। थैंक यू सुप्रिया जी। वाकई गर्व है हमको ऐसी बेटियों पर जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जिंदगी के साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी बदलने पर लगी हुई हैं और आने वाले टाइम में लाखों की बदलेंगी, मुझे आशा है। और हमारी पूरी रिलायबल टीम की तरफ से आपको थैंक्स भी है और दुआ भी है कि आपका जो हक है, आपका जो अधिकार है बड़े से बड़ी पिन का, आपकी जो क्वालिटी है उस पर आप जल्दी से जल्दी जाएं। अब मैं बात करूंगा कुछ 2 मिनट की। इनका शहर इन्होंने बताया जिंद, और जिंद पता है आपको कि सबसे ज्यादा जो बड़े अचीवर हैं वो जिंद हरियाणा से हैं। आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर से लेकर एस अत्री सर से लेकर अभी ये सुप्रिया जैसी बेटियों से लेकर, ये आप ध्यान रखिए, हर शहर वाले का, हर लीडर का सपना है कि मेरे शहर से भी ऐसी कुछ अचीवमेंट हो। अब मैं चाहूंगा, देखिए उनकी बहुत सारी बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक चीज उन्होंने कहा कि जिद्दी होना चाहिए, और जिद की उनकी बचपन की एक कहानी भी उन्होंने बताई कि रात में जाकर जूते लाए और पहनकर सोए। अब जरा सोचने वाली बात है कि भाई जो जूते लाए ना, तो वो लाइट वाले जूते, तो वो लाइट वाले जूते जिन पापा ने दिलाए, जो अपनी औलाद की ऐसी जिद को पूरी किए, और वो पापा भी हैं और इस बिजनेस में भी उनके पापा हैं, यानी अपलाइन हैं वो, और इस मीटिंग में भी सर हैं। तो सर से भी हम 2 मिनट का कम से कम हम जानना चाहेंगे। भाई गर्व की बात है, जिस बेटी की वजह से बाप की पहचान बने तो बाप को गर्व होता है, माँ को गर्व होता है। हम सब भी चाहेंगे कि हमारे भी बाल बच्चे ऐसा करें, और जरूर करेंगे। तो मैं गणपत गिरिधर सर जो पर्ल हैं और इस मीटिंग में हैं, तो सर से भी हम सर से लेंगे। और मैं चाहूंगा कि उसके बाद अगर सुप्रिया जी के पास और एक 5 मिनट का टाइम है, तो हमारी टीम से भी जो माँ बहन बेटियां अच्छा काम कर रही हैं, उनके भी आज आपकी बात सुनने के बाद उनकी भावनाएं भी 1-1 मिनट की क्यों ना हो, हम 2-5 बहनों की, विशेष करके महिलाओं की हम जरूर लेना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले सुप्रिया जी के पिताजी गणपत गिरिधर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आए और अपना एक मैसेज आप दें, ताकि हम सबको जो है ना अच्छा लगे, आपसे मिलकर भी अच्छा लगे, फिजिकली जहां भी मिलें तो हम भी जो है ना बड़े खुशी के भाव के साथ आपस में मिलें। तो गणपत गिरिधर सर से रिक्वेस्ट है, उनको अनम्यूट करें प्लीज। सर 1 मिनट की बात करें। हाँ सर है ना, मैं देखा। नमस्कार सर। सर प्लीज बात रखें सर। जी सर, सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। सर वाकई ही मेरी जिंदगी को सुप्रिया जी ने बदला है, क्योंकि हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, व्यापार था, बिजनेस था, दुकानदारी थी, तो सारा दिन में 17 18 घंटे हम मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। हमें नहीं पता था कि बिजनेस क्या है, और हम जिंदगी को काट रहे थे। और मुझे सुप्रिया जी के रूप में बेटा मिला है, बेटी नहीं है, बेटा मिला है। और इस बेटी ने मेरे सपने को पूरा किया। जैसा कि मेरा सपना था, एक्चुअल में यही था कि मैं पूरे शहर में तो कम से कम अपना बिजनेस फैला पाऊँ, लेकिन वो एक मैंने देखा कि बहुत सा पैसा चाहिए, शोरूम चाहिए, स्टोरी लंबी है, लेकिन कुल मिला के सुप्रिया जी ने हमारी ज़िंदगी को एकदम से यू टर्न दे दिया है। पहले हम जिंदगी काट रहे थे, आज हम जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसी बेटी परमात्मा सभी को दे। और अगर आरसीएम को करें तो यही कहूँगा कि दिल से करें, क्योंकि आरसीएम नाम छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा है। आरसीएम 700 प्रोडक्ट की एजेंसी दे रहा है आरसीएम फ्री में। आरसीएम से पहले मैं ये सोचता था कि एक प्रोडक्ट की एजेंसी ले लो, मैंने पता किया लाखों रुपए चाहिए, शोरूम चाहिए, फिर पता नहीं चलेगा कि ना चलेगा। आरसीएम 700 प्रोडक्ट की एजेंसी फ्री में दे रहा है। हम 700 पे ना करें, 2-4 प्रोडक्ट चुन के भी अगर हम उसकी मास्टरी हासिल कर ले तो आरसीएम हमारे सपने पूरे कर सकता है, हमारे परिवार के सपने पूरे कर सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए यही कहूँगा कि सुप्रिया जी ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया है। परमात्मा इसको सारी खुशियाँ दे। जय आरसीएम। थैंक यू गिरिधर सर, बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि और कभी समय मिले आपको तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आप जरूर आएं, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिले, आपका साथ मिले, और सुप्रिया जी का नॉलेज मिले, मोटिवेशन मिले, और जिद वाली बात। और उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में किस तरह से उन्होंने 8% रॉयल्टी का जो 3 महीने का जो कंडीशन है उसको कैसे लास्ट डेट में फुलफिल किया, ये हमारे बहुत सारे लीडर्स के लिए एक प्रेरणा वाली बात, मोटिवेशन वाली बात है।
और बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि जैसे बिगनर वाली पिन बड़ी छोटी पिन होती है, लेकिन बीसी छाबड़ा जी का उन्होंने जो उदाहरण दिया कि बूंदों वाला जो बाढ़ ला सकता है, एग्जैक्टली हम सबको उस पर काम करना चाहिए। मैं अब इसमें चंद चेहरे मैं देख पा रहा हूं जो हमारी टीम से हैं और लेडीज हैं, महिलाएं हैं, और जिनसे मुझे बड़ी आशा है कि वो भी प्रिया जी की तरह बहुत बड़ा नाम करेंगी और कुछ कर रही हैं, जिसमें से आप तो एक तो नेशनल लेवल का नाम जानते हैं, स्पेशल निर्जरा, जो 5 जो निर्जरा हैं पूरे इंडिया से, उसमें हैदराबाद से तबस्सुम मैम है जो इस मीटिंग में हैं, और मुझे भी गर्व है कि वो मेरी टीम से हैं और वाकई वो सेवा भाव से पूरे लगी हुई हैं। तो तबस्सुम मैडम से हम इस मौके पर 1-2 मिनट लेंगे, और मैं आपको बता दूं वो भी विद फैमिली कर रहे हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर इलियास साहब काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं। मैडम का ज्यादा है और अभी वो दिसंबर में भी रॉयल्टी हुए हैं, और आशा है मुझे कि डेफिनेटली सितंबर तक वो भी पर्ल पिन पर जाएंगी। तो सबसे पहले हम तबस्सुम मैडम से उनका मैसेज लेंगे, क्योंकि ये नेशनल लेवल की निर्जरा है। उसके बाद फिर 2-4 और भी हमारी बहनें हैं इसमें, तो हम चाहेंगे कि उनका भी 1-1 मिनट का मैसेज लें। वुमेन्स डे भले कल हो गया, मैंने पहले ही बताया, डेट आज की थी, तो चलिए हम आज ही उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं समझिए। तो तबस्सुम मैम, तबस्सुम मैडम को अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे सभी को। और आज जो सेशन हुआ सुप्रिया मैम का, वाकई में बहुत ही प्रभावित रही मैम आपकी कहानी, आपके बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा। अगर मैं कहूँ मेरी अपनी बात, तो मैंने तो आपके कई वीडियोस देखे हैं और कई चीजें मैंने आपसे सीखे हैं, और बहुत ही अच्छे आपके वीडियोस होते हैं, बहुत ही जानकारी मिलती है उस वीडियो से। आज अब आपकी से हम देखे आपकी कहानी में जो आपने बताया, एक जिद्दीपन, और आपने बताया कि अपनी पहचान हो। यस, अपनी पहचान हो। मैं अपने बारे में एक वर्ड जरूर कहना चाहूंगी। जब मुझे आरसीएम मिला था, जब मैंने आरसीएम का प्लानिंग सुना था, तो मुझे यहाँ की जो है हमारे सिक्योरिटी, ये मुझे बहुत ही प्रभावित किया था, और मैं इसी वजह से आरसीएम में आई हूँ। लेकिन आरसीएम जैसे जैसे मुझे समझ में आते गया, मैंने जाना यहाँ पे न सिर्फ पैसा, मान, सम्मान और दुआएं, ये सब हमको मिलते हैं। ये तो हमको जैसे कि वरदान है। हम जिस मकसद से आरसीएम आए थे, ये तो एक छोटी वजह बन गई थी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बहुत हमारे लिए, जैसा पूछा गया कि आपके सपने क्या है। सोचिए, आपसे कोई ये पूछे कि आपके सपने क्या है, तो ये कितनी सिक्योरिटी की बात है। ये चीज आपके जीवन में कौन पूछता है आपसे कि बताओ आपके सपने क्या है। ये आपकी अपलाइन पूछती है आपसे कि बताओ आपके सपने क्या है, हम मिलके इसको पूरा करेंगे। तो मैं महिलाओं से यही निवेदन करूंगी कि अपनी शक्ति को पहचानिए, उसको निखारिए, अपग्रेड करिए, क्योंकि अपग्रेडेशन का जमाना है। अपने आप को अपग्रेड करिए, गोल दीजिए खुद को, और उस गोल पे काम करिए, एक्शन करिए, और देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। और जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिसे अपलाइन कहते हैं, जिसे लाइफलाइन कहते हैं, ये आपका साथ जरूर देंगे और आप अपने आप को निखारने में कामयाब हो जाएंगे। जो सुप्रिया मैम की जो बात रही कि अपनी पहचान बनाइए, यस, ये हमको मौका है अपनी पहचान बनाने का। थैंक यू सो मच जी। और जो हमारे साथ जो थैंक यू डॉक्टर प्रतिभा अगर कनेक्टेड हैं, तो प्रतिभा मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर प्रतिभा मैडम से, कि प्लीज अपनी भावना को शॉर्ट में आप भी रखें। ये हमारी टीम के वुमेन पिलर्स हैं, ये जिनके दम पर रिलायबल डिपेंड करता है, और आने वाले टाइम में ये लेडीज ग्रुप बहुत बड़ा काम करेगा। डॉक्टर प्रतिभा मैडम। जय आरसीएम, थैंक यू सो मच सर। सुप्रिया मैम, आपका टॉक अभी सुना, इतना मोटिवेशनल था, बहुत ही प्रेरणादायी था। आपने जो जिद्दीपन का क्वालिटी बताया वो बहुत ही सुंदर लगा, और आगे भी हमें वो प्रेरित करेगा, हमें कार्यों में सफलता के लिए। बहुत ही सुंदर क्वालिटी थी वो। और जैसे तबस्सुम मैडम ने कहा कि सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसे हम पर्सनल तो कर ही सकते हैं, और इम्पर्सनल के लिए भी हमें बहुत ज्यादा वो यूजफुल है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और एक ऐसा आपके मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सुने हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझाती है, तो बहुत अच्छा लगा, और हम जरूर करके दिखाएंगे मैडम।
सर बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय RCM, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर प्रतिभा मैडम। और अनीस फातिमा मैडम, रॉयल्टी अचीवर अनीस मैडम अगर हैं, सुन रहे हैं, कीसोल पर भी उन्होंने काम बढ़िया शुरू किया है, तो मैं चाहूंगा कि 1 मिनट के लिए वो भी अपना मैसेज रखें। अनीस मैडम हैं, कनेक्टेड थे, अनम्यूट किए। हाँ किया है। यस सर, सभी को जय RCM। सबसे पहले तो मैडम की आज जो मीटिंग थी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, लेकिन इतने बढ़िया नॉलेज मिला और उनको सुनकर हम इतना मोटिवेट हुए, और जैसा कि एक जोश, नया उमंग जो होना है वो मिला हमको। और जैसा मैडम ने बताया कि पहचान होना, तो वो मेरा तो वो भी सपना शुरू से ही है। हमको गर्व है कि हम खादरी सर के शहर से हैं, तो मेरा मुझे ये लगता है कि हम भी कहाँ से हैं, तो उदगीर से हैं। ये एक सपना मुझे पूरा करना है और मैं RCM से ही इंशाल्लाह करके रहूंगी। और हम मैं हस्बैंड के साथ ही मिलकर काम करती हूँ, और मुझे ये सबसे सुनहरा मौका ये लगता है कि जैसा कि किसी के हस्बैंड टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो हम उनके साथ मतलब वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये RCM बिजनेस एक ऐसा है जिसके साथ हम अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा, हमको एक बहुत बड़ा मौका है। और कीसोल पर भी मैंने काम करना शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह सर हमको इसका भी निर्जरा का भी हमको रजिस्ट्रेशन होना है, और इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम करके हम दिखाएंगे। थैंक यू सर। जरूर। अभी मुंबई से बबीता शर्मा हमारी एक बहन, जो कीसोल पर भी बढ़िया काम कर रही हैं, बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। बबीता, अगर आप कनेक्टेड हैं तो प्लीज 1 मिनट के लिए बबीता शर्मा को अनम्यूट करें सर। 1 मिनट के लिए उनका भी मैसेज लेंगे। जय RCM सर, आवाज आ रही है मेरी? यस बोलिए। मेरा नाम बबीता शर्मा है, मैं मुंबई से हूँ। और सच बताऊं, तभी जैसे मैम ने अभी बोला कि हमारा जो नाम कमाने का जो हम अपना नाम जो आगे ला सकते हैं, तो सच बताऊं तो यही एक प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ पे अपना नाम ला सकते हैं। और ये सिस्टम में जैसे मैं आए तो एक चीज मुझे और ही ज्यादा पसंद आया। मुझे ये चीज तो मतलब यहाँ पे जो होता है, एक महिला को जो एक जितना सिक्योरिटी है, ताकि हम कहीं भी जाए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, आ रही है बात। जैसे कि हम कहीं भी निकलते, जैसे कि मैं भीलवाड़ा जाके आई थी, तो वहाँ पे जितने भी जेंट्स भाई लोग थे, इतने अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे थे एक लेडीज को। वहाँ पे कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जहाँ पे हमको इतना सारा रिस्पेक्ट मिले। क्योंकि मैं भी एक लेडीज हूँ, धीरे धीरे हमको भी पता चलता है कि इस दुनिया में कहाँ कौन से कैसे लोग हैं। सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे जो लेडीज को मान सम्मान जो मिलता है, मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया। और दूसरी बात, अगर सुप्रिया मैम की बात करूं तो उनका तो वीडियोस वगैरह मैं बहुत ज्यादा देखती रहती हूँ, मैं उनकी भी फैन हूँ, और उनकी भी बहुत सारा ऐसा चीज है जो मैं मोटिवेट होती हूँ। और ये जो कीसोल का है, इसमें मैं भी अभी काम कर रही हूँ। मेरा भी PQC का हो गया, निर्जरा का अपना टारगेट पूरा कर चुकी हूँ। इसका भी मतलब अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बनसोड़े मैडम मुखेड़, स्टार पिन अचीवर बनसोड़े मैडम मुखेड़, अगर बोलने की स्थिति में हैं तो 1 मिनट के लिए अपना मैसेज रख सकती हैं आप। जय RCM सर। जय RCM बोलो। जय RCM मैडम। मेरे आदरणीय SS कादरी सर के टीम से हूँ मैडम, मैं मुखेड़ शहर से। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अच्छा समझाए कि मैम यूट्यूब पर मैं आपका वीडियो देखी मैम। आप बहुत कम समय में प्लान, कैसे RCM का प्लान सिखाना, और वो सब मैं तुम्हारे वीडियो देखी मैम, मुझे बहुत बहुत पसंद आए मैडम वीडियो। और एक बात की इतनी खुशी हुई मैडम मुझे कि हमारे सही बात है मैडम कि हमारे शादी से पहले हमारे माँ बाप के नाम से हमें जाना जाता है, और शादी के बाद हस्बैंड के नाम से, और बाद में बच्चों के नाम से। तो कुछ ना कुछ हमें हमारी पहचान बनानी चाहिए मैडम। तो ये हमारे सिर्फ RCM में ही है कि हम कुछ नाम कमाना, हमारी एक पहचान बनाना है हमें। तो हम भी हस्बैंड वाइफ मैम
हम कि घर से ही डायरेक्ट सेलिंग करते हैं मैम हम। जी। तो हाँ ये सब हमारे SS कादरी सर ने मैम हमें हर मीटिंग उनकी हम अटेंड करते हैं मैम। और बोलते हैं सर कि जितना भी तुम्हें टाइम मिला तो यूट्यूब के वीडियो देखना और डायरेक्ट सेलिंग बहुत बहुत अच्छी है मैडम। तो हम हमारे बच्चों के ड्रीम के लिए हमारे तो अब कैसा तो होगा मैडम वो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो हम जरूर ये करेंगे मैडम कि हमारा भी एक नाम हो। और मैं न्यूट्रीचार्ज वुमन पे काम करती हूँ मैडम। और आपका वीडियो मैं एक सैटरडे को देखी मैडम, 3 तास था मैडम, 3 घंटे। जी। हाँ तो बहुत बहुत अच्छा लगा मैडम। प्रतिभा मैडम का था, आपने जूम मीटिंग उनकी थी मैडम। तो आपने अंदर आपने भी बात की, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा मैडम। और लगा तो मैं कॉल करके भी बात कर सकती हूँ आपको। और मुझे हाँ मैडम इस बात की खुशी है कि आज अपने हैप्पी वुमेन्स डे के बाद दिन हमको तुम्हारा जो मीटिंग तुम्हारी सुनने को मिली। मैम मैं पहली बार बात कर रही हूँ तो भी डर के कुछ नहीं मैम, बहुत अच्छे से आपने बात की, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं आप। आप बस अपने अपलाइन को फॉलो करते रहिए, आप भी जरूर जो चाहते हैं सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। थैंक यू बंसोड़े मैडम। और सबा मैडम बीदर, सबा मैडम अगर सुन रहे हैं, बात करने के में हैं तो आप 1 मिनट अपना मैसेज रखें, लास्ट एक मैसेज लेकर फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबा मैडम अगर सुन रहे हैं तो अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। सबा मैम थोड़ा एड्रेस शेख सबा लिखा हुआ है, नाम आ रहा है पाटिल सर। हाँ ओके, अनम्यूट किया है ना, बात कीजिए। जय श्याम सभी को। आज जो वुमेन्स डे के मौके पे तो इतना बढ़िया प्रोग्राम सुनने को मिला, उससे बहुत सारा नॉलेज मिला। और इंशाल्लाह जैसा उदगीर से मैडम भी बोले कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द से जल्द बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत काम करेंगे। और ओके, थैंक यू। चलिए थैंक यू। अभी देखिए क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हुआ है, हम सुप्रिया मैडम का तो थैंक्स हमने पहले बोला है, फिर बोलेंगे और दोबारा आए ऐसी रिक्वेस्ट भी करेंगे। उनके पिताजी जो गिरिधर साहब हैं उनको भी हमने थैंक्स बोला। और आज मैंने विशेष करके लेडीज को बोलने का अवसर दिया। और लास्ट में अनिल पाटिल सर जो इसको पूरा होस्ट किए, होस्ट के अलावा उन्होंने गेस्ट को बुलाने की बड़ी जिम्मेदारी निभाई और निभाते हैं। तो अनिल पाटिल सर तो लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अनिल पाटिल सर के साथ पाटिल मैडम भी हैं। तो पाटिल मैडम अपनी बात को लास्ट में रखेंगे। रखने के बाद पाटिल साहब से चाहूंगा कि फिर प्रोग्राम की औपचारिकता को पूरा करें, यानी वोट ऑफ थैंक्स के साथ इस मीटिंग को एंड करें। उससे पहले अगर सुप्रिया मैम, देर तो हो गई है 10 मिनट, लेकिन अगर कोई और सीनियर साथी कोई बात करना चाहे 1 मिनट की बात, तो मैं चाहूंगा कि रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर में से कोई बात करने के रह गए हैं तो अपने हैंड रेस करें और अनम्यूट करके बात करें, क्योंकि ये अधिकार होता है रॉयल्टी अचीवर्स का, टेक्निकल अचीवर्स का। तो जो बात करना चाहें वो बात 1 मिनट की अपनी रख सकते हैं मैसेज, और लास्ट में फिर पाटिल मैडम अपनी बात रखेंगे और अनिल पाटिल सर फिर उसको जो है ना एंड करेंगे। हैं कोई हैंड रेस कर रहे हैं, कोई रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर, तो उनको लें। नहीं है तो वही काफी हो गया है अगर ये कहते हैं तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब विशेष करके लेडीज ने, महिलाओं ने एक शपथ खा ली है। मैं समझता हूँ चेहरों की मुस्कुराहट से समझ में आएगा। सुप्रिया मैडम के प्रोग्राम से एक चीज ये हो गई कि एक बात को उन्होंने अच्छी तरह से याद तो दिला दिया, वो ये कि भाई अपनी पहचान अपने से होनी चाहिए। अपने घर वालों की पहचान, चाहे पिताजी की हो चाहे हस्बैंड की हो, वो हमसे होनी चाहिए। ये वाला जो बीज है ना, ये बीज कभी कभी और भी जगह से आया है, लेकिन आज अच्छी तरह से उन्होंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा खाद पानी मिलेगा तो मैं समझता हूँ ये जो चिढ़ है, ये जो जिद है, ये जिद आपको बहुत बड़ा काम कराएगी। और डेफिनेटली महिलाओं में वो शक्ति होती है जो जेंट्स से भी ज्यादा ऊपर वाले ने, परमात्मा ने रखा है, बस उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो आज सुप्रिया मैडम ने उसको छेड़ दिया है, तो ये शपथ तो उन्होंने ले लिया होगा।
अब जेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम तो वो टाइप की शपथ तो खाई नहीं, लेकिन खाई नहीं तो कम से कम फैमिली में जितने अटेंड कर रहे हैं या उनको हम याद दिलाएं कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है। अगेन सबको धन्यवाद देते हुए मैं पाटिल सर चाहूंगा कि आप मैसेज दें और हो सके तो फिर मैडम को वोट ऑफ थैंक्स देने लगाएं या मैडम का मैसेज दें, आप वोट ऑफ थैंक्स करें, जिस तरह से भी हो। यूसुफ सर ने हैंड रेज किया है, हैदराबाद से राधिका मॉल में वो नजर आ रहे हैं मेरे को, आरसीएम मॉल में, तो हैंड रेज किया है राधिका मॉल वाले, जो बहुत ही कामयाबी के साथ हमारे साथी सेवा दे रहे हैं। सर प्लीज मैसेज रखें आप। सर आपको देख के हमें बहुत एनर्जी आती है, मैसेज क्या रखेंगे सर, आपको देख के हमें तबीयत बहुत खुश हो रही है, ऊर्जा आती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम तो आपके मेरे पास डेली में आपका दर्शन करता हूँ, आपको देख के ऊर्जा मिल रही है मेरे को। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ये हैदराबाद से राधिका मॉल है सुप्रिया मैम, ये बहुत बढ़िया सेवाएं देते हैं, बढ़िया कामयाब है। महावीर जी सहारन डायरेक्टर उनकी अपलाइन में आते हैं सर की। चलिए, अब मैं पाटिल सर प्लीज मैडम का मैसेज रखें और फिर आप वोट ऑफ थैंक्स कर दें। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। मेरा नाम प्राजक्ता अनिल पाटिल है और मैं पूजा मैडम, सुप्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा और पूरा सेशन सुना है मैंने आपका, आज पहली बार सब सुना है आपका वेबिनार और इससे बहुत सी सीख मिली है हमें। और हमारे जो भी लेडी लीडर है अभी मीटिंग में ज्वाइन, तो सभी को आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और सीखा भी होगा उन्होंने। तो आपने जैसा काम किया है ना, तो लेडीज को वैसा ही काम करना चाहिए, तो हम बहुत ही आगे जा सकती हैं हम सभी लेडीज। और ऐसा ही आपका 2 बार फिर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप आई और हमारे सर ने आपको पूछा और आप आई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो क्या होता है बोलना हिंदी में आता नहीं जाता। नहीं मैम, अच्छा बोल रही हैं आप, हमें सब समझ। हाँ पाटिल सर, चलिए वोट ऑफ थैंक्स के साथ कंक्लूड करो। यस सर, ओके। थैंक यू गुरुदेव, और स्पेशल थैंक्स सुप्रिया मैम का। उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरी धारा ही अगर साथ दे तो कुछ और बात है, तो जरा सा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पाँव से भी चलते हैं लोग। अगर आप दोबारा साथ दे, अगर आप दोबारा आना चाहे तो हम आपका वेलकम करेंगे, और ये भी साथ आपका कुछ और बात है। थैंक यू मैम, आप जबरदस्त आपका सेमिनार, और सबसे ज्यादा आपने लास्ट मोमेंट में 8% का रॉयल्टी का जो जिद पकड़ा था, ये आपके गांव में ही जिद में भी जय आता है और आपके शहर का नाम भी जय से आता है कि जिद के लोग जिद्दी होते हैं ज्यादा। अभी बहुत सारे लोगों को देखा है हमने, जैसे सुरेंद्र वत्स सर है, यश अत्री सर है, आप भी है, जिद के लोग जिद्दी होते हैं, वैसे आप भी जिद्दी, और आपने इतना बताया कि हम जैसे जिद्दी वैसे आप भी जिद्दी बनो। इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे कहने पे टाइम दिया और हमको बहुत सारा मोटिवेशन और बहुत सारा सीख दिया, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए स्पेशल थैंक्स आपको। और हमारे गुरुदेव एस कादरी सर, इन्होंने पूरा सेशन बहुत बखूबी, क्योंकि ये हमारे मेंटर है, मेरे गुरु है, मेरे भगवान है, ये सब कुछ है ये। तो मैं सर का भी स्पेशल थैंक्स करता हूँ। और जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर्स है अभी तक जो जुड़े हैं, अभी तक जुड़े रहे, जो यूट्यूब में है, जो अभी जूम पे लिंक पे है, और जितने भी निकल गए किसी कारणवश, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और खास करके जितने भी लेडीज इस मीटिंग में इन्वॉल्व है, तो मैं सभी का स्पेशल थैंक्स करता हूं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का स्पेशल प्रोग्राम था और कल ही महिला दिन हो गया है। महिला दिन का मैं
फिर एक बार आपको भी और सभी महिलाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और हम अगर आपकी इजाजत है तो इस मीटिंग को हम यहीं पे और करेंगे। थैंक यू। जय आरसीएम। मैं एक बार सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी ने एक अपना नारा जो है वो नारा बोलना है और सभी को अनम्यूट किया है। चलना नहीं चढ़ना नहीं, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है।